पहली बड़ी खबर, झारखंड में पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा की तिथि घोषित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा यानी PGTT-CE 2023 की एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है। इस भर्ती परीक्षा को 18 अगस्त से लेकर 10 सितंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। एडमिट कार्ड उचित समय पर उपलब्ध कराया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों द्वारा लेखक सुविधा के लिए आवेदन jssc.nic.in के माध्यम से 3 अगस्त 2023 तक जमा किया जा सकता है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 3120 रिक्त पदों को भरा जाएगा। PGTT-CE आवेदन प्रक्रिया 5 अप्रैल को शुरू हुई और 4 मई को खत्म हुई। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड में 28 जुलाई से हो सकती है जमकर बारिश। झारखंड में एक बार फिर मॉनसून सक्रिय होता नजर आ रहा है। एक बार फिर भारी बारिश की संभावना दिख रही है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिसके कारण से अगले 4 दिनों में यह एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद 28 जुलाई से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों में मॉनसून अपनी रफ्तार में होगा। ऐसे में झारखंड के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। खबरों को माने तो बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र झारखंड से होकर गुजरेगा, इसलिए यहाँ अच्छी बारिश हो सकती है। इस साल मानसून के झारखंड में प्रवेश के बाद से अब तक मात्र 234.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह सामान्य से 45% कम है। झारखंड में संभावित सूखे को देखते हुए एक्शन प्लान का निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में संभावित सूखे की आहट को ध्यान में रखते हुए एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मौसम का जिस तरह का रुख देखने को मिल रहा है, उससे किसानों के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। ऐसे हालात में नई फसलों या फसल प्रणालियों से कृषि उत्पादन को जोड़ने का एक्शन प्लान तैयार करें। किसानों को वैकल्पिक खेती करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें इसे लेकर तकनीकी की भी जानकारी दें। किसानों को मिलेट्स, दाल और ऑयल सीड की खेती के लिए प्रेरित करें। यह बातें सीएम सोरेन ने सोमवार को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक करने पर 1 करोड़ का जुर्माना। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक करने और नकल पर अंकुश लगाने के लिए झारखंड सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। इसके तहत पेपर लीक करने पर दोषियों को 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की जेल, 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। नकल करने वाले परीक्षार्थियों पर भी 1 लाख जुर्माना और 3 साल तक की जेल का प्रावधान होगा। सरकार ने नकल विरोधी कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इससे संबंधित विधेयक इसी महीने होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। ड्राफ्ट के अनुसार पेपर लीक करने के दोषी व्यक्तियों, प्रिंटिंग प्रेस, सर्विस प्रोवाइडर, प्रबंधन, कोचिंग संस्थान की संपत्ति जब्त की जाएगी। ड्राफ्ट के अनुसार इसी तरह कोई छात्र नकल का दोषी पाया जाता है तो उसे अगले 2 साल तक प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने से डिबार किया जाएगा। एक बार फिर मॉब लिंचिंग बिल लाने की तैयारी में हेमंत सरकार। झारखंड सरकार एक बार फिर झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग बिल लाने की तैयारी में है। 28 जुलाई से होने वाले मॉनसून सत्र में राज्य सरकार मॉब लिंचिंग बिल लाने वाली है। उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग में इसकी स्वीकृति बनेगी। पिछले साल राज्य सरकार ने इसे विधानसभा से पास करवाकर सहमति के लिए राजभवन भेजा था, लेकिन आपत्तियों के साथ राजभवन ने इसे वापस लौटा दिया था। एक बार फिर राज्य सरकार इसे विधानसभा से पास करवाने की तैयारी में है। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया अधिक से अधिक किसानों को केसीसी से जोड़ने का निर्देश।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभाग के अधिकारियों से कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को केसीसी से आच्छादित करने के साथ केसीसी लोन उपलब्ध कराने की पहल करें। ऐसा देखा जा रहा है कि केसीसी लोन स्वीकृत करने में बैंक दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में सरकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों से लॉन्च कराने की दिशा में कार्य करें। सीएम ने कहा कि झारखंड जैसे राज्य में कई ऐसे कृषि वन उपज हैं जिसकी अच्छी पैदावार होती है, लेकिन किसानों को उसका उचित लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में इन कृषि उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ उसके निर्यात की संभावनाओं को तलाशें। इसके साथ एग्रो इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने की दिशा में कार्य योजना बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल मौसम का जिस तरह का रुख देखने को मिल रहा है, उससे किसानों के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सामने आए 47 नए मामले। भारत में लगातार कोविड-19 के एक्टिव मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। 24 जुलाई 2023 को एक्टिव मामलों की संख्या 1464 के आसपास बनी हुई है। 23 जुलाई 2023 को सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1463 थी, जबकि 22 जुलाई को इनकी संख्या 1479 दर्ज की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 47 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 46 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महामारी से किसी की मौत की खबर नहीं है। देश में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,31,915 पर पहुंच गया है। इससे पहले 23 जुलाई को 52 नए मामले सामने आए थे, जबकि 22 जुलाई को 60 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर 2022 को 1046 नए मामले सामने आए थे। केरल अभी भी सक्रिय मामलों के मामले में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मामले सक्रिय हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9.93 करोड़ पर पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,21,536 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन ने पिछले 7 दिन के दौरान 2168 लोगों में संक्रमण की सूचना दी है। अब ट्विटर के लोगो पर नहीं दिखेगी चिड़िया। ट्विटर का विशिष्ट पक्षी लोगो अब जल्द ही इतिहास बन जाएगा। एलन मस्क की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विवादित बदलावों का सीरीज में यह नया कदम x.com अब https:/twitter.com की ओर इशारा करता है। मस्क ने ट्वीट कर इशारा किया है कि अब ट्विटर पर चिड़िया के बजाय एक्स लोगो नजर आएगा। डिजाइन वेबसाइट क्रिएटिव ब्लॉग के मुताबिक ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी और इसका नाम पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ पर एक नाटक के रूप में रखा गया था। ट्विटर ने अपने शुरुआती दिनों से ही एवियन ब्रांडिंग का प्रयोग किया है, जब कंपनी ने $15 में एक हल्के नीले पक्षी का स्टॉक प्रतीक खरीदा था। मस्क ने आधी रात के आसपास ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जल्द ही हम ट्विटर ब्रांड और धीरे धीरे सभी पक्षियों को अलविदा कह देंगे। 52 वर्षीय टेस्ला संस्थापक ने पहले ही कहा था कि पिछले साल ट्विटर पर उनका मजबूत एग्जीबिशन एक्स एक संपूर्ण ऐप बनाने के लिए एक एक्सीलेटर की तरह था, जो कि 1999 में स्थापित x.com कंपनी का रेफरेंस था। इसी के बाद का जनरेशन पेपल बन गया। मस्क ने पहले ही ट्विटर की मूल कंपनी का नाम एक्स कॉरपोरेशन रख दिया है। लगभग 200 मिलियन डेली ट्विटर यूजर्स उपयोगकर्ताओं वाले ट्विटर को बार बार टेक्नोलॉजी विफलताओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि टाइकून ने 2022 में $44 बिलियन में ऐप खरीदा था और अपने अधिकांश कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल दिया था। अब मोबाइल पर आएगा आपदा का इमरजेंसी अलर्ट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA अपनी कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल सिस्टम के
दूसरे चरण के रूप में इस साल के अंत तक सेल ब्रॉडकास्ट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो सेल ब्रॉडकास्ट एक परिभाषित इलाके में लोगों के मोबाइल फोन पर संदेश या अलर्ट पहुंचाने की एक प्रणाली है। भूलक्षित और भू बाध्य लक्षित क्षेत्र में मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर होने पर भी स्वचालित रूप से अलर्ट बजा देंगे। सेल प्रसारण भी दूरसंचार यातायात भार से प्रभावित नहीं होता। एनडीएमए सभी रेड अलर्ट को सेल ब्रॉडकास्ट के रूप में जारी करने की योजना बना रहा है। जब भारत में मोबाइल फोन NAVLC सिस्टम से सिग्नल प्राप्त करने के लिए अनुकूल हो जाते हैं तो टेलीकॉम खिलाड़ियों पर निर्भर हुए बिना अलर्ट सीधे भेजे जा सकते हैं। SMS अलर्ट के साथ एक समस्या ये है कि ट्रैफिक लोड के साथ दूरसंचार नेटवर्क धीमा हो जाता है। जल्दी भारत के आपदा प्रबंधन अलर्ट की तुलना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अलर्ट से की जाएगी। 354 करोड़ रुपए की CAPS का पहला चरण एक परिभाषित क्षेत्र में सेल फोन उपयोगकर्ताओं को SMS यानी लघु संदेश सेवा के रूप में आपदा एहतियाती अलर्ट भेजना था। यह पहली बार है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक समर्पित कार्य समूह का गठन किया गया है जो आपदाओं और जलवायु आपात स्थितियों से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।